जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो मौर्य वंश स्थापना की गई एवं उनके जो वंशज जो अशोक हुए, उन्होंने अपने राज्यकाल में क्या क्या धार्मिक सुधार किए, इनका साम्राज्य विस्तार क्या था, इनके शिलालेख कहाँ मिले और इन्होंने जनता के लिए और क्या क्या अच्छे कार्य किए, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड कमेंट। तो देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार एवं घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांधा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले जो मौर्य वंश से पहले जो यहाँ का जो शासक थे वो नंद थे। ठीक है, उनके अत्याचार से जनता को मुक्ति दिलाई। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का जो लेखक हैं चाणक्य, इन्हीं के सहयोग से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, इनको विष्णु गुप्त या कौटिल्य के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौटिल्य का जो नाम आता है वो अर्थशास्त्र पुस्तक के क्या थे, लेखक थे। कौटिल्य को विष्णुगुप्त एवं चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम स्थापित क्या था, साम्राज्य था। आर्यों का आक्रमण जब हुआ भारत पर के बाद यह पहला स्थापित क्या था, साम्राज्य था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका क्या बना, उत्तराधिकारी बना। ठीक है, चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटर को पराजित कर हेरात, आराकोशिया यानी कि कंधार, जेड्रोसिया, पेरोपेनी, साडाई यानी काबुल के भागों को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य में क्या की, स्थापना की। यानी इन सारे जो पड़ोसी राज्य थे इन सबको जीतकर इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जब सिकंदर के मृत्यु के पश्चात जो इनका जो उत्तराधिकारी बने सेल्यूकस निकोटर, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो ये राज्य सीमा हेरात, कंधार, काबुल, ये सारे जो क्षेत्र थे इन्होंने इनको जीतकर अपने राज्य को साम्राज्य में बदल दिया, यानी विस्तार किया। ठीक है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करा दिया। किससे करा दिया, चंद्रगुप्त से। उसने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा गया। इनको किसने भेजा, सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण उत्तरी कर्नाटक तक क्या किया, विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की विस्तार ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक। ठीक है, यानी कि इन्होंने चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य की विस्तार की। ठीक है, देखते हैं आगे की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, ये जो वन स्थान पड़ता है कर्नाटका में पड़ता है। ठीक ना, इस समय जो जैन मुनि थे भद्रबाहु, इन्हीं के समयकालीन चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा में अपने धार्मिक जीवन जिए। ठीक है,
298 ईसा पूर्व में उपवास उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने शरीर को क्या किए, त्याग दिए। कब? 298 ईसा पूर्व में। इस ऋषि मुनि यानी जैन मुनि भद्रबाहु के साथ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका जो उत्तराधिकारी बना बिंदुसार, 298 ईसा पूर्व से 275 ईसा पूर्व के बीच के समय को बिंदुसार का समय या काल पीरियड बताया जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा जाता है। यूनानी लेखक ने इसे अमित्रघात कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था, ठीक ना। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, ठीक है। थेरवाद परंपरा के अनुसार ब्राह्मण धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। ये बिंदुसार के बारे में बताया जा रहा है कि थेरवाद परंपरा के अनुसार ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक तथा दूसरी बार सुसी को भेजा गया था, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि दिव्यावदान जो एक पुस्तक है जिसमें बिंदुसार के शासन काल के समय तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे, 2 बार विद्रोह हुए थे, ठीक ना। पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अशोक को भेजा गया था, वही दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था, ठीक है। दिव्य वेदांत के अनुसार अशोक अवंती का क्या था, उपराजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान हलाटक था। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया। अंततः 273 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दिव्यदान के अनुसार बताया जा रहा है कि अशोक अवंती का उपराजा था, ठीक है। और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की क्या थी, मंत्री परिषद थी। और बताया जा रहा है कि बिंदुसार की 25 वर्षों तक शासनकाल इनका चला। बिंदुसार का जो शासनकाल 25 वर्षों तक चला और अंततः 273 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। बिंदुसार बिंदुसार के बाद जो इनका जो पूर्वज आया या कह सकते हैं उत्तराधिकारी, ये राजा अशोक था, ठीक ना। राजा अशोक 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल माना जाता है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने विदिशा के नगर सेठ की पुत्री देवी से विवाह कर उससे महेंद्र एवं संघमित्रा को जन्म दिया। अशोक का विवाह विदिशा के जो नगर सेठ थे उसकी पुत्री से हुई, देवी से, ठीक ना। और उसका जो पुत्र हुआ महेंद्र और जो पुत्री हुई संघमित्रा, ठीक ना। अशोक ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष यानी कि इनका जो शासन काल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चलता है, तो जब अशोक ने राज्य संभाला और इनका जब राज्य अभिषेक हुआ तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का आक्रमण किया गया था, ठीक है। इसी कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म की स्वीकार किया एवं उनके संपर्क में आए। आंतरिक शांति से निपटने के बाद 268 ईसा पूर्व में उसका विधिवत अभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए और 1 लाख लोगों की हत्या की गई। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर अशोक शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक
प्रचार किया। ठीक है, पहले के जमाने में, यानी कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जब साम्राज्य की जब स्थापना हुई, तो ऐसा माना जाता है कि मौर्य वंश राजवंश का जो शासक सम्राट अशोक हुए, इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जब अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने अपनी सत्ता संभाली, तो इसके समय में जो कलिंग युद्ध हुए, इनका वर्णन हमें इनके 13वें शिलालेख में मिलते हैं। इन्होंने इन्होंने बताया है कि इस युद्ध में इतना व्यक्तियों का मृत्यु हुई, और लगभग बताया जा रहा है 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 50,000 व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया। तो इससे काफी नुकसान राज्य एवं साम्राज्य को झेलना पड़ा, जिससे साम्राज्य के निवासियों को एवं यहाँ के जनताओं को काफी दुखों का सामना करना पड़ा और इनसे भारी क्षति हुई। तो इन सारे नरसंहार को देखकर इनकी आत्मा द्रवित हो गई और उन्होंने शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार में बौद्ध धर्म को अपना लिया कि भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और शांति का जीवन जिएंगे। ठीक है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बौद्ध गया में क्या किए, यात्रा की। ठीक ना, और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तदुपरांत उसने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? लुम्बिनी, तथा लुम्बिनी साम्राज्य को कर मुक्त घोषित किया। ये ऐसा बताया जाता है किसके माध्यम से? रुम्नीदेई का स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की, और ये गौतम बुद्धा के प्रमुख स्थान होने के कारण इन्होंने इन्हें टैक्स मुक्त कर दिया। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने उतने सारे रक्तपात किए और उनसे जनताओं को काफी दुख एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे इनकी आत्मा द्रवित हो गई और इन्होंने भविष्य में युद्ध न करने की प्रण लिया, जिसके वजह से इन्होंने पूरे जीवन शांति एवं प्रजा की भलाई के लिए जीने का वादा किया, जिसके वजह से इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए। ठीक है, ताकि भविष्य में ऐसी रक्तपात ना हो। ये ऐसा बताया जा रहा है कलिंग युद्ध के बाद व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये भाबहु अभिलेख के माध्यम से ऐसी जानकारियां मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा गया? श्रीलंका भेजा गया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, क्योंकि जानते हैं कि इस समय ये साम्राज्य के राजा होते थे, प्रमुख थे, तो इन्होंने अपने शासन काल में बौद्ध धर्म को काफी प्रगति की ओर पहुंचाने का कोशिश किए, तथा अपने राज्य सीमा के अलग के राज्यों में भी इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों को भेजा, जिसमें इन्होंने अपने स्वयं का पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका की ओर बौद्ध भिक्षु जैसे आवरण में, यानी कह सकते हैं कि धर्म प्रशिक्षु के रूप में इन्होंने अपने पुत्री एवं पुत्र को भी श्रीलंका की ओर धर्म प्रचार की ओर भेजे। ठीक है, अशोक ने कनक मुनि स्तूप
का संवर्धन करवाया। निगलिसार अभिलेख, ये बताया जा रहा है कि निगलिसार अभिलेख से अशोक ने कनक मुनि के स्तूप को आवरण करवाया, संरक्षित करवाया। इनकी जानकारियां मिलती है निगलिसार अभिलेख से।